हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय और बेटा हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित। हमने प्रश्नावली 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारी प्रश्नावली 1.3। बेटा कुछ समय से क्लास नहीं हो पा रही थी, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करूंगा अब से क्लास ब्रेक ना हो। अगर कोई क्लास ब्रेक भी होती है तो नेक्स्ट डे आपको मोर क्लासेस प्रोवाइड करके वो क्लास हम कवर अप कर लेंगे। ओके बेटा, हम अपनी प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले कुछ बातों को समझ लेंगे बेटा। आपको अपने पहले समझा था संख्याओं के प्रकार, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संख्याएं दो प्रकार की लिख चुके हैं बेटा आप, ये सब चीज लिखना नहीं है, समझना है। पहले जो परिभाषाएं अब लिखवाऊंगा वो लिखना है, बस अभी जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो। हमने लिखा था संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं में हमने दो प्रकार पढ़े थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है पहले वो देखते हैं। प्रश्नावली 1.3 और 1.4 के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहला आया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अधिकतर बच्चों ने इसकी अधूरी परिभाषा ही लिखी है, तो अब पूरी कर लेंगे बेटा। 10वीं में इसकी पूरी परिभाषा है, पर 9वीं कक्षा में इसकी अधूरी परिभाषा थी। यहां देखेंगे बेटा, और इसको अपने शब्दों में लिखेंगे तो और समझ में आएगा। जो संख्या P/Q के रूप में व्यक्त हो सके, जहां Q 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर ना होने का मतलब क्या है बेटा? देखो, अगर Q का मान 0 हो जाएगा, हर का मान, नीचे वाले का मान 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? अनंत। और अनंत वो संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है जिसको हम लिख नहीं सकते। जब संख्या ही नहीं लिख पाएंगे तो संख्या बचेगी? नहीं बचेगी। इसलिए Q का मान 0 ना हो। जहां Q बराबर 0 ना हो, और ये और वाली लाइन अधिकतर बच्चे नहीं लिखते, बस इतना ही जानते हैं। और ये और वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। और हाँ ठीक है, एक पहले एक लिख लीजिए। एक के अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि आपकी परिभाषा बहुत ही सरलतम रूप में हो। एक के अतिरिक्त P व Q का कोई समान गुणनखंड ना हो। बेटा ये इसलिए नहीं पढ़ी हमने क्योंकि असल में जो लास्ट वाली लाइन लिखी है ना, एक के अतिरिक्त कोई समान गुणनखंड ना हो, ये असल में परिमेय के लिए परिभाषा नहीं है, यह है संख्या के लिए परिभाषा। परिमेय के लिए इतना ही बहुत है कि P/Q और Q बराबर 0 के ना हो, पर संख्या होने के लिए दोनों का कोई समान गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अभी आपको पूरा क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। बहुत सारे बच्चों ने समझ लिया है, पर पढ़ लिया है, पर समझा नहीं है पूरा क्लियर। अब यहां देखेंगे बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं संख्या 15/20 और एक लिख रहा हूं बेटा 3/4। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों में संख्या कौन सी है, अभी परिमेय की बात नहीं कर रहे, केवल संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या कौन सी है, तो बच्चे कहेंगे सर दोनों संख्या है, पहली भी संख्या दूसरी भी संख्या। जबकि बेटा केवल दूसरी संख्या है, पहली संख्या नहीं है। और वो संख्या क्यों नहीं है ये समझेंगे। 15/20, 15 को अगर मैं गुणनखंड के रूप में तोड़ूं तो लिखूंगा 5 गुणा 3, 5 तिया 15। इसी प्रकार से 20 को लिखूंगा मैं 5 गुणा 4, 5 चौक 20। अब देखो दोनों में 5 आ रहा है और ये नहीं आना चाहिए था। हमने कहा ना कोई समान गुणनखंड ना हो, क्योंकि एक तो सभी का होता है,
एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो एक को छोड़ के कोई और ना हो। और यहां तो 5 एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये है इसको मैं संख्या नहीं बोल सकता, 15/20 को संख्या नहीं बोल सकता, 15/20 को बोलना पड़ेगा भिन्न। भिन्न और संख्या में एकमात्र यही डिफरेंस होता है बेटा, यही अंतर होता है कि भिन्न में समान गुणनखंड आ सकते हैं, आ भी सकते नहीं भी, पर संख्या में समान गुणनखंड नहीं आते। तो जब 5 से 5 मैं काट दूंगा, 5 से 5 को मैं भाग दूं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो ये जो 3/4 बन के आएगा, अब बोलूंगा मैं संख्या है, क्योंकि ये सरलतम रूप है। तो यानी संख्या अपने हमेशा सरलतम रूप में आती है बेटा, ये ध्यान रखना। तो यानी कि जो लास्ट वाली लाइन लिखी है हमने, एक के अतिरिक्त p व q का कोई समान गुणनखंड ना हो, इसका मतलब ये है कि ये संख्या बता रहा है कि संख्या होनी चाहिए। परिमेय के लिए p/q के रूप में हो। बेटा परिमेय के, अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको परिमेय संख्या थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, यहां से आपका 25% कवर हो जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या को और समझने के लिए परिमेय संख्या के रूप भी समझिए। इसके अतिरिक्त ये कौन कौन से रूप में होती है, ये तो पहला हो गया बेटा। दूसरा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार के रूप में होती है। तो दूसरा कौन सा आया, शांत दशमलव प्रसार के रूप में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आप ये भी कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होती है। कैसे बेटा, शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होगा, शांत समझो, शांत का मतलब क्या होगा सर, शांत का मतलब होगा कि जो दशमलव के बाद, शांत दशमलव, दशमलव के बाद वो रुक जाए, आगे भाग ना हो। जैसे 1.25, क्या 5 के बाद मैंने कोई और संख्या लिखी, नहीं। क्या मैंने डैश 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 करके लिखा कि और मुझे भाग देना है, नहीं, केवल 5 तक लिखा, यानी ये 5 के बाद और भाग नहीं होगा, बस 5 पर रुक जाएगा। तो क्या 5 पर रुक गया, शांत दशमलव होगा। इसी प्रकार से 1.4 या 2.4 कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भी संख्या जो दशमलव के बाद एक स्थान, 2 स्थान, किसी भी स्थान तक रुक जाए, उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से ऊपर वाले एग्जाम्पल रह गया बेटा, एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल में 2/3 अंश भी है, हर भी है। अंश भी है, हर भी है, तो परिमेय संख्या होगा बेटा। इसी प्रकार से 1/2 अंश भी है, हर भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 परिमेय संख्या है या नहीं, तो बच्चे कहेंगे सर इसमें अंश है, ऊपर वाला p है, q तो है ही नहीं। तो बेटा याद रखना, जहां q ना हो, जहां q ना हो, नीचे वाली संख्या ना हो, तो वहां 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये भी 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं, 1 से भाग देने पर संख्या समान रहेगी, तो ये परिमेय संख्या होगी। और एक लास्ट एग्जाम्पल और लिख लेंगे बेटा, जैसे इसको -5 लिखते हैं, क्योंकि संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती हैं। परिमेय संख्या, क्या 0 एक परिमेय संख्या होगी, अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। 0 एक परिमेय संख्या हमेशा होगी, याद रखना। ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा भी था, क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं, तो परिमेय संख्या में दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरा भाग हमने देख लिया। तीसरा, किस परिमेय संख्या और किस रूप में आ सकती है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब था बार बार आना, आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में। कैसे बेटा, आवर्ती का मतलब बार बार आना। आपने ऐसा कुछ कभी लिखा देखा होगा 1.3 बार, 3 के ऊपर जो लिखा जाता है बेटा, इसको बोलते हैं बार। रैखिक ब्रैकेट नहीं है, रैखिक ब्रैकेट नहीं है ये, मैं समझाऊंगा रैखिक ब्रैकेट कहां आता है, ये वो नहीं है, ये है बार, यानी ये बार बार आए। इसका मतलब क्या होगा कि इसको मैं लिख सकता हूं 1.3, 3 बार बार, 3 3 3, और ये कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक, डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा ये। तो यानी 1.3 बार, इसका मतलब होगा 3 बार बार आ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूं 2.51 5 1, तो 5 1 5 1 बार बार आ रहा है बेटा, तो ये हमारे कौन से होंगे, आवर्ती के रूप में होंगे।
इसे बोलते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये भी हमारी कौन सी होगी सर, परिमेय संख्या ही होंगी हमारी। और चौथा भाग कौन सा है बेटा, जो आपके एग्जाम में आता है। तो परिमेय संख्या के और भाग भी हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये चार हमेशा आते हैं, चारों के रूप में आता है। तो चौथा कौन सा होगा बेटा, पूर्ण वर्ग के रूप में। कौन सा, पूर्ण वर्ग के रूप में। पूर्ण वर्ग के रूप में परिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, पूर्ण मतलब पूरा, यानी पूर्ण संख्या आने वाली, और वर्ग जिसका वर्गमूल निकाल सके। पूर्ण में जरूरी नहीं है पूर्ण संख्या ही आए, पूर्ण में जरूरी नहीं है पूर्ण संख्या है। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, जैसे 4 वर्गमूल 4। अब वर्गमूल 4 है, वर्गमूल 4 को यहां समझेंगे बेटा। अगर मैंने वर्गमूल 4 लिखा तो इसका मान होता है +-2। क्या पूरा सॉल्व हो गया? पर अगर मैं यहां लिखूं वर्गमूल 3, तो 3 पूरा सॉल्व नहीं होगा। 1.732 डैश डैश डैश, यानी अनंत तक आता रहेगा, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा इसका। तो यानी वो संख्याएं, अब बच्चे समझते हैं पूर्ण वर्ग से कि पूर्ण संख्या आनी चाहिए हर बार। ये पूर्ण वर्ग से पूर्ण संख्या नहीं आ रही है बेटा, ऐसा भी हो सकता है दशमलव में हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए 6.25, 6.25 को हल करोगे आप तो इसका आएगा बेटा 2.5। अब मुझे बताइए 2.5 क्या है, पूर्ण संख्या है? नहीं है ना, पर ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट में नहीं है, पूरा आंसर कंप्लीट है, तो ये पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो याद रखना इस बात का। तो हमेशा पूर्ण संख्या में ना आए। मैं एग्जाम्पल एक दशमलव में भी 6.25, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे ना ये पूर्ण वर्ग को पूर्ण संख्या से रिलेट करते हैं कि वर्ग लेने पर अगर पूर्ण संख्या आएगी तो ठीक, अगर वर्ग लेने पर पूर्ण संख्या नहीं आई तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस अप्रोक्स में आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। परिमेय संख्या के 4 रूप अति महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे बेटा अपरिमेय संख्या, यहीं पे लगा देते हैं अपरिमेय संख्या। ज्यादा लिखने से क्या होगा, यही तो फॉर्म बनेगी इसकी। इसका जस्ट उल्टा होता है बेटा। अब देखो ध्यान से, हमने क्या देखा, पूर्ण वर्ग के रूप में, तो यहां कौन सा हो जाएगा बेटा, अपरिमेय संख्या। बताएंगे अपूर्ण, तो पूर्ण वर्ग बनेगा यहां पे, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। यहां पर पूर्ण वर्ग बनेगा और यहां पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो। ठीक है बेटा, अपरिमेय संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती। इसको आप नहीं होती भी लिख सकते हैं, नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, √2, वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 2 को अगर सॉल्व करेंगे बेटा आप 1.414 और डैश डैश, बहुत आगे तक बढ़ता रहेगा, पर यह पूरा सॉल्व नहीं हो पाता। इसी प्रकार से √3, वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 5, ये सारी हमारी वर्गमूल 4 तो होती है बेटा पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग होती है, पर यहां पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। दूसरा बेटा, जो आवर्ती भी ना हो, जो आवर्ती भी ना हो, अभी हमने पढ़ा आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार, तो हम क्या बोलेंगे, अशांत। यहां क्या बोलेंगे बेटा, अशांत। अशांत दशमलव और है, मतलब दोनों ही कंडीशन आनी चाहिए। और आवर्ती दशमलव ऐसे इसे अशांत के शांत लिखो, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव प्रसार ना हो, जिसमें ना तो शांत दशमलव हो ना ही आवर्ती दशमलव हो, यानी कि अशांत हो वो और
बार बार रिपीट भी ना हो रहा हो, बार बार वो संख्या भी ना हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं बेटा 1.001 और ये चलता रहेगा। अब देखो यहां पर एक बार जीरो आ रही है, फिर दो बार जीरो आ रही है, फिर तीन बार, ऐसे जीरो बढ़ती रहेगी, कभी भी वो शांत नहीं होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो 100, 1000, 10,000, जिस प्रकार से आपको समझ में आता हो। यानी ये ना तो शांत है और ना ही आवर्ती है, ना ही शांत है ना ही आवर्ती है, तो कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या के आपके मात्र दो रूप ही पूछे जाते हैं और कोई रूप नहीं आता। आप सभी को इतना समझ में आया होगा। बेटा परिभाषा कभी नहीं आती, पर पहचानना आएगा आपको। परिभाषा कभी नहीं आती, पहचानना पर आएगा आपको। इसको रफ करते हैं। और शांत दशमलव प्रसार मैंने आपको सिखाया था पहली क्लास में, इससे पहली क्लास में शांत दशमलव प्रसार हम पढ़ चुके हैं। एक बार शांत दशमलव प्रसार की परिभाषा लिख लो, केवल शांत की आती है, शांत दशमलव। और ये भी बेटा कारण के रूप में आती है, डायरेक्ट नहीं आती। जब क्वेश्चन में कहेगा बताओ शांत दशमलव प्रसार होगा या नहीं होगा और इसका कारण भी दीजिए, तब आती है शांत दशमलव प्रसार। तो इसकी सबसे अच्छी परिभाषा यह है, यदि हर का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिख दो क्यू, जैसे लिखते हैं ना पी बटे क्यू, तो इसमें क्यू। यदि हर के गुणनखंड, बेटा किताब की रटी हुई भाषा लिखने से कोई फायदा नहीं है। अपनी भाषा में लिखोगे समझ में आएगा और याद भी पढ़ते ही हो जाएगा। तो मैं हमेशा अपनी भाषा में ही लिखवाता हूं, जिसको पढ़ना और समझना बहुत आसान हो। यदि हर क्यू के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हो तो उसे क्या लिख दो? उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार समझा रहा हूं बेटा, इसको प्रसार कहते हैं। सर ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n क्या है? जो ये लिख दिया आपने 2 की घात m गुणा 5 की घात n, ये समझ नहीं आया हमें। गुणनखंड तो समझ में आ गया, गुणनखंड करने आते हैं तो बेटा समझते हैं इस बात को, सिंपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा 50 को भाग करना, अगर गुणनखंड करोगे आप तो क्या करोगे? 2 गुणा 5 गुणा 5, क्या इतना करोगे? नहीं करोगे आप। अब यहां समझेंगे बेटा, दो कितनी बार आ रहा है? एक बार। और 5 कितनी बार आ रहा है सर? 5 आ रहा है 2 बार। आपने लिखना सीखा है, घात के रूप में लिखना सीखा है। अब देखिए 2 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है 2 बार। m और n है कि ये संख्याएं, ये गुणनखंड कितनी बार आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गुणनखंड आए तो 2 और 5 आए, वरना ना आए। ऐसा भी हो सकता था जैसे 25 लिख दूं तो 5 2 बार आ जाए, बस 2 तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब अगर हम हर के गुणनखंड करते हैं तो केवल और केवल 2 और 5 आने चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई ना आए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी एक गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंड, तो वो होगा अशांत। और केवल 2 और 5 आए, दोनों आ जाए वो भी ठीक, केवल 1 आए वो भी ठीक, खाली 2 आए या खाली 5 आए वो भी ठीक। पर अगर 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए तो वो गुणनखंड क्या होगा हमारा? वो हमारी संख्या शांत दशमलव प्रसार नहीं होगी, वो अशांत होगी। जैसे अगर मैं लिखता 3/50 तो नीचे 50 आ रहा है बेटा, हर में 50 आ रहा है तो ये शांत होगा। अभी देखा हमने 2 और 5 आते हैं। अगर मैं लिखता बेटा 4/25, 4/25, 25 में भी खाली 5 आएगा तो ये भी शांत होगा और ये भी शांत होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 4/15, अब देखो 15 को देखो, अगर आप 15 को देखोगे तो 3 गुणा 5, 5 से हमें कोई दिक्कत नहीं है।
पर ये 3 आने की वजह से ये शांत दशमलव नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब समझ में आएगा। और ऐसे हमारे प्रश्नावली 1.4 में बहुत सारे प्रश्न हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। अभी सिर्फ मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं बेटा, नोट करेंगे यहां तक और अब हम अपना प्रश्न कर सकते हैं। नोट करेंगे बेटा यहां तक। अब सिर्फ प्रश्न करने हैं, जितने परिभाषाएं थी वो सब लिखवा दी मैंने, आपको समझा दिया। अब सिर्फ हमें प्रश्न करने हैं बेटा। परिभाषाएं जरूरी है, अगर मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न करा दूं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे। बुक ले लेते हैं अपनी। प्रश्नावली 1.3 पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझना है बेटा, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। सर ये कैसा प्रश्न आ गया? अभी तो हमने पढ़ा है कि जो पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय होते हैं और √5 के टुकड़े नहीं होते। √5 वर्गमूल 5 के टुकड़े नहीं, 5 एक अभाज्य संख्या है तो इसका मान 2.14 समथिंग आता रहेगा, लेकिन पूरा भाग नहीं होगा। और यही तो हमने परिभाषा पढ़ी थी इसकी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। अब हम कैसे करें? तो याद रखना, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमन सेंस वाले हैं, आज तुम्हें एक नई बात बता रहा हूं बेटा, गणित में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बच्चे इसको रट लेते हैं, और जबकि रटने योग्य नहीं है। अगर आप ध्यान से समझो तो ये तो कॉमन सेंस थी, तो यानी वो प्रश्न जो कॉमन सेंस के हो, जो सामान्य बुद्धि वाले क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा एक ही नियम से करते हैं, विरोधाभास के नियम से। कौन से नियम से? विरोधाभास से। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा 2 जमा 1 बराबर 3 सिद्ध करो, क्या ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं है? ऐसे क्वेश्चन जो हमें सीधा पता है कि वही है। जैसे आपका नाम, मेरा नाम अक्षय है, आपका नाम राहुल हो सकता है, हिमांशु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका नाम, तो आपका नाम एक कॉमन सेंस का जो परिवार ने रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे प्रश्न में जिसका उत्तर डायरेक्ट पता हो हमें, हमेशा विरोधाभास का नियम ही लगता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लेना। यानी हम विरोधाभास का नियम वहां लगाते हैं जहां पर कोई और नियम काम नहीं कर सकता। अब विरोधाभास कैसे होता है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो, इस प्रश्न को रटना नहीं है, समझना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो विरोधाभास कैसे होता है। जैसे मैंने कहा एक छोटे बच्चे से कि बेटा आपका नाम क्या है? उसने कहा सर मेरा नाम तो राहुल है। मैंने कहा नहीं भाई, राहुल आपका नाम नहीं है, राहुल तो मेरा नाम है। वो क्या कहेगा? सर मेरा भी नाम राहुल हो सकता है, पर मैं जिद पड़ गया, नहीं राहुल तो मेरा नाम है, आपका हो ही सकता। तो गुस्से में आएगा नहीं आएगा? तुरंत बोलेगा चलो ठीक है, मान लिया मैं राहुल नहीं हूं। क्या ऐसा था वो राहुल नहीं है? नहीं, उसने वो बात मानी जो सत्य नहीं थी, यानी कि उल्टी बात मानना पहले, और फिर वो जाएगा घर, आधार कार्ड लेके आएगा अपना, अपने मम्मी पापा से कहलवाएगा, अपने स्कूल में अपना नाम दिखाएगा रिपोर्ट कार्ड में, और साबित क्या करना चाह रहा है? देखो, मान वो रहा है जो वो नहीं है, यानी उसने माना कि मेरा राहुल नाम नहीं है जबकि था उसका। और प्रूफ क्या कर रहा है? क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है? अपने आप को ही गलत, यानी पहले खुद ही गलत मान लो और फिर खुद को ही प्रूव कर दो गलत, तो क्या हो जाएगा? सही। गलत का गलत क्या होगा? सही। कि उसने पहले माना कि मेरा नाम राहुल नहीं है और फिर अपनी ही बात को गलत दिखा दिया कि जो मैं बोल रहा था वो गलत था। इसका मतलब क्या है? कि वो राहुल है। इसी प्रकार से संख्या है, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। अब हमें क्या निकालना है? अब पूरा ध्यान देंगे उस बात पे ही तो बताएंगे। तो हमें क्या निकालना है बेटा? ये अपरिमेय संख्या, तो मान क्या लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। पहला प्रश्न बेटा देखो, अगर ये स्टोरी ना बताता आपको तो ये प्रश्न बड़ा कठिन लगता है आपको समझने में, और अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। यहां देखेंगे बेटा, वर्गमूल 5 को क्या माना, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। हाँ, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, जबकि ये अपरिमेय है। उल्टा मान रहे हैं ना बेटा, क्योंकि विरोधाभास का नियम लगा रहे हैं। परिमेय संख्या है, समझेंगे बेटा। यहां पे अगर परिमेय संख्या है
तो परिमेय संख्या की परिभाषा को व्यक्त करेगी। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी? पहली परिभाषा देखो, तब वर्गमूल 5 कोमा P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां पूरी परिभाषा लिखेंगे बेटा, जहां Q बराबर 0 के नहीं है, Q बराबर नहीं है 0 के, और एक के अतिरिक्त, एक को छोड़कर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है बेटा, एक के अतिरिक्त P व Q का, बेटा परिभाषा पूरी लिखने, क्योंकि यही लाइन लास्ट में सिद्ध करेगी, तो ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। P व Q का कोई समान गुणनखंड नहीं है। अब भाई हमने गलत माना है तो उसको गलत प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना। अपनी बात को पहले सिद्ध तो करना दिखाए, लास्ट में खुद को हम अपने आप ही गलत दिखा देंगे, पर थोड़ा प्रयास उस सामने वाले को दिखाने के लिए तो करेंगे ना कि जो हमने माना है वो क्यों गलत है, समझेंगे। अगर ये P बटे Q के रूप में है तो यानी मैं लिख सकता हूं कि P बटे Q बराबर वर्गमूल 5 है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर P बटे Q बराबर वर्गमूल 5 है, अब मुझे परिमेय संख्या बनानी है, तो मैंने देखा है परिमेय संख्या में वर्गमूल नहीं आता, पूर्ण वर्ग होती हैं, पढ़ा है मैंने चौथा नियम, वर्गमूल नहीं आता। तो यानी वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, अगर मुझे वर्गमूल नहीं चाहिए, मुझे परिमेय संख्या की तरह बनाना है इसको, तो वर्गमूल को हटाने के क्या करते हैं बेटा, वो वर्ग करते हैं, और वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल, पता है हमने पढ़ा है। तो दोनों ओर रटना नहीं है, समझना है कि हर लाइन हम कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी बात को साबित करना चाह रहा हूं कि परिमेय संख्या है। दोनों ओर वर्ग करने पर, मेरी हिंदी भाई इतनी बढ़िया नहीं है, मैं जितना हो सकता लिख रहा हूं, ठीक है ना, समझेंगे। यहां पे P बटे Q का वर्ग, और यहां भी बेटा √5 का वो वर्गमूल 5 का वर्ग। P का वर्ग बटे में घात अलग अलग हो जाती हैं, P की घात 2 बटे Q की घात 2। अगर वर्गमूल के ऊपर घात 2 हो तो बेटा वर्गमूल हट जाता है, 5 रहता है, ऐसा हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी P की घात 2 का मान कितना आ गया बेटा, 5, Q की घात 2। पहले यहां तक बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, सभी को इतना समझ में आया या नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक लाइन लिखनी है, आपने सीखा था, सुन लो पहले, आपने सीखा था बेटा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। जमा शेषफल तो है नहीं, यानी P की घात 2 5 गुणा Q की घात 2 के रूप में है। समझेंगे इस बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से अब निकलने वाला है, जो P की घात 2 को 5 गुणा Q की घात 2 के रूप में लिखा है। इसका मतलब यह है कि 5 P की घात 2 का गुणनखंड होगा। ये आधे बच्चों के पल्ले पड़ी नहीं होगी, समझेंगे। जब आपने छोटी कक्षा में पहले 6ठी 7वीं 8वीं में सम और विषम संख्याओं के क्वेश्चन करे होंगे, तो वहां पे मानते थे ना कि माना पहली सम संख्या बराबर 2x। समझेंगे इस बात को, 2x क्यों मानते थे, सम संख्या कौन सी है, जो 2 से भाग हो। इसी बात को मैं ऐसे भी लिखता हूं कि वो संख्या जो 2 के गुणनखंड के रूप में हो, तो 2 के गुणनखंड के रूप में 2x, और अगर मैं मानता कि 3 के गुणनखंड के रूप में हो तो क्या होती बेटा 3x, 4 के गुणनखंड के रूप में तो 4x, यानी 4 उसकी गुणा में आना चाहिए। अब बताइए क्या गुणा में आ रहा है, 5। किसकी गुणा में आ रहा है, Q की गुणा 5 आ रहा है, पर वो किसका मान है बेटा, P का मान है। P का मान 5 की गुणा में आ रहा है, P का मान 5 की गुणा में आ रहा है, इसका मतलब 5 P का एक गुणनखंड है। अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ऊपर से थोड़ा रफ करते हैं बेटा, तो क्या लिख सकते हैं,
ये निशान है बेटा क्योंकि का, क्योंकि 5 p का एक गुणनखंड है। और ये p का नहीं, p की घात 2 का है बेटा, घात 2 है ना, p की घात 2, 5p की घात 2 का एक गुणनखंड है। इसलिए अच्छा, ये बात भी समझ में नहीं आती अधिकतर बच्चों को, इसको भी समझेंगे। देखो इसमें ना समझने के लिए बहुत कुछ है, रटने के लिए कुछ नहीं है। पहले ये करना है, फिर गुणनखंड लिखना है, मान रखना है उत्तर, ऐसा नहीं करना है, समझना है चीज। p की घात 2 गुणनखंड है बेटा, 5 एक अभाज्य संख्या है, याद रखना, और वो एक ही बार आ रही है। तो अगर वो p की घात 2 गुणनखंड है तो वो p का भी गुणनखंड होगी, इसलिए 5p का एक गुणनखंड होगी, p का एक गुणनखंड होगी। इस बात को मैं समझा रहा हूं, निश्चिंत रहो, हर बात समझाएंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा। 5p का एक गुणनखंड कैसे आ सकती है? देखो बेटा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो p की घात 2 का मतलब p गुणा p होगा, और 5 के और टुकड़े नहीं हो सकते। तो पक्का है कि 5, अगर 5 इसमें आ रहा है ना बेटा, तो जब मैं q की घात 2 को सॉल्व करूंगा तो 1 5 और आना चाहिए, क्योंकि 1 5 इसके पास होगा और 1 5 इसके पास होगा। ये 5 केवल एक बार नहीं आ सकता, ये 2 बार आएगा, क्योंकि अभाज्य है। अगर लिखा होता कि 25, समझेंगे इस बात को, तो 25 के 2 टुकड़े हैं, 5 और 5, यानी p की घात 2 में अगर 25 है तो 1 5 पहले के पास, 1 5 दूसरे के पास। इसी प्रकार से अगर लिखो तो 4, तो 4 में 2 गुणा 2 है, तो 1 2 पहले के पास, 1 2 दूसरे के पास। लेकिन जो ये 5 है ये अभाज्य संख्या है, ये जो 5 है ये अभाज्य संख्या है, तो ये आपस में टूट ही नहीं सकती। और जब संख्या टूट नहीं सकती, जब संख्या टूट नहीं सकती बेटा, p और q एक पूर्णांक होते हैं हमेशा, वो मैं लिखा नहीं ज्यादा लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए, और पूर्णांक कभी टूटते नहीं, वो हमेशा अभाज्य संख्याओं के रूप में होते हैं, जो हम यहां इसमें समझते हैं p बटे q में। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट कि मैंने p क्यों लिख लिया। अगर यहां 5 2 बार आ रहा होता तो हम नहीं लिख सकते थे, पर यहां 5 केवल एक बार है, अभाज्य संख्या है, तो 5p की घात 2 में है तो p में भी होगा। अब समझेंगे बेटा, अगर 5p का गुणनखंड है, अभी समझा हमने, 2 का गुणनखंड 2x होगा, 3 गुणनखंड 3x होगा, तो 5 का गुणनखंड, तो p को 5 के रूप में लिख सकता हूं, 5 गुणा a। a कोई भी संख्या मान ली, आप a b c d x मान सकते हो, जैसे मैंने वहां 2x मानी थी, सम संख्या के लिए 2x, 3 के गुणनखंड के लिए 3x, ठीक है ना। तो ऐसे यहां 5 के गुणनखंड के लिए 5a। a कोई भी भाग देने पर, इसका मतलब यह है जब p को मैं 5 से भाग दूंगा तो यहां a आएगा और यहां 0 आएगा, तो 5 गुणा a बराबर p। ये बात थोड़ी सी कुछ बच्चों के जब हजम नहीं हो रही है, एक बार और रिपीट करना वीडियो को तो समझ में आ जाएगी, समझेंगे बेटा। यहां 5p बराबर 5 है। अच्छा, इसको एक समीकरण 1 मान लेना, जहां लिखा था हमने p की घात 2 बराबर, p की घात 2 बराबर 5 q की घात 2, क्योंकि यहां p बराबर हमारा कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। p बराबर क्या आ गया हमारा, 5 है। 5 क्यों आया, क्योंकि सर 5 p का गुणनखंड है, तो p को 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, समझेंगे बेटा। यहां पे अगर p को 5 के रूप में व्यक्त कर रहा हूं तो p का मान धर दो यहां पे 1 में, p बराबर 5a समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समझेंगे बेटा। यहां पे रखने पर रखना, p की जगह 5a, यहां रख देंगे 5a और घात 2 जब बराबर 5q की घात 2, समझेंगे। 5 की घात 2 मतलब 5 5 25, 5 की 2 बार गुणा, a की घात 2, a की घात 2 रहेगी, 5q की घात 2, क्योंकि हमें q की घात 2 निकालना है बेटा, तो 5 आ जाएगा भाग में 25 बटे 5 और a की घात 2 जो करते हो, 5 5 25, यानी q की घात 2 आ जाएगा 5 a की घात 2। ये तो उसी प्रकार से जैसे पहले किया था हमने अभी, तो यानी 5 गुणनखंड किसका होगा, q की घात 2 का। सेम वही बेटा, क्योंकि 5 q की घात 2 का एक गुणनखंड है,
गुणनखंड है, इसलिए 5 Q का भी गुणनखंड होगा। Q का एक गुणनखंड होगा। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? जिस बच्चे को यहां तक दिक्कत है कि 5a बराबर p को 5a क्यों मान ले, दोबारा फिर समझो सम संख्याओं में क्या मानते थे। सम संख्याओं में पहली संख्या को 2x मानते थे। जो बच्चा कह रहा है कि नहीं सर हमने तो x से पढ़ा है, माना पहली संख्या बराबर x, बेटा x से भी उत्तर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है कि पहली सम संख्या x और दूसरी सम संख्या x जमा 2, x से उत्तर आ जाएगा। पर याद रखना अगर आप ये बोर्ड में करके आए ना 10th क्लास में और ऐसा प्रश्न आ गया तो वहां अंडा मिलेगा 0 बटा लड्डू। 2 में से 0 नंबर मिलने वाले हैं वहां पे, 2 में से पूरा 2 नंबर का प्रश्न कट जाएगा, क्योंकि सम संख्या को हम x मान ही नहीं सकते। कोई संख्या x हो सकती है, कोई पूर्ण संख्या x हो सकती है, पर सम उसका एक गुण है। और गुण कैसे आया? 2 के गुणांक के रूप में, 2 के गुणांक के, तो इसका गुणांक 2 होना चाहिए, जो आपने नहीं लिखा था। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि 3 के गुणांक के रूप में, 3 के मल्टीपल के रूप में, तो वहां पे 3x होना चाहिए। 4 के मल्टीपल के रूप में, 4 गुणांक के रूप में 4 होना चाहिए। तो जो गुणनखंड है उसका वो उसके साथ आना चाहिए। यहां पर 5 के गुणांक के रूप में है, ये 5 p की घात 2, जैसे यहां पे है q की घात 2, 5 a की घात 2, ऐसे ही q की घात 2 5 के रूप में है, तो 5 गुणनखंड होगा। और क्योंकि 5 अभाज्य है तो वो q की घात 2 के साथ q का भी होगा, क्योंकि 5 के टुकड़े नहीं कर सकते हम। यहां तक समझ में आ गया हो। अब देखो कितना कमाल की बात है, 5 p का भी गुणनखंड है और 5 q का भी गुणनखंड है। और हमने तो पढ़ा था कि कोई समान गुणनखंड नहीं होगा। यहां 5 p में भी आ रहा है, 5 p में भी आ रहा है और 5 q में भी आ रहा है। इसका मतलब विरोधाभास हो गया। जो हमने परिभाषा लिखी थी वो गलत होगी इसके अनुसार। तो इसको रफ करते हैं पहले यहां तक बेटा। डैट का लिख सकते हैं, अर्थात 5 p और q दोनों का समान गुणनखंड है, और जो कि संभव नहीं था। हमारी परिभाषा के अनुसार कोई समान गुणनखंड नहीं आना चाहिए था, यहां तो आ गया। इसलिए यहां, और यहां पर क्योंकि भी लिख सकते हो आप अर्थात के अनुसार, ठीक है बेटा, क्योंकि। इसलिए यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है की जगह आप लिख सकते हैं, विरोधाभास उत्पन्न होता है की जगह आप लिख सकते हैं कि यह हमारे गणना के उल्टा है या विपरीत है, वो भी एक ही बात है। ठीक है बेटा, इसलिए यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। और हमारी परिकल्पना जो हमने मानी थी, हमारी परिकल्पना गलत है। और हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, या तो परिमेय या अपरिमेय। तो अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी ये? अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। भाई किसी का उत्तर हां नहीं आ रहा तो नहीं, अगर हां है तो नहीं आएगा, और अगर नहीं है तो हां नहीं आएगा, तो उल्टा होगा ना। तो ऐसे ही परिमेय है तो अपरिमेय नहीं आएगा, और अपरिमेय है तो परिमेय नहीं आएगा। तो यहां पर परिमेय नहीं होना चाहिए। अगर परिमेय नहीं है तो क्या बन जाएगा? अपरिमेय। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।
जिस बच्चे को ये समझ में आया बहुत ही अच्छी बात है, जिस बच्चे को नहीं आया बेटा वीडियो को एक बार और देखो और समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। और अगर मैं एक आधी मात्रा हिंदी की मात्रा गलत कर देता हूं तो उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे बेटा और प्रश्न को समझ के पढ़ो। अगर रटोगे ना तो कोई फायदा नहीं गणित पढ़ने का। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।